हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एसएससी जीडी के टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस के फोर्थ पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो वीडियो होगा वो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा जिसमें से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टॉप 100 मैथ क्वेश्चंस के सीरीज। आप अपने अपकमिंग एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर रिविजन कर ले, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देर किए हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने इस लास्ट सीरीज को। फ्रेंड्स, आपके सामने 76 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। मान लीजिए x बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें से 65, 64, 74, 16 और 89, 07 को विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल वाला क्वेश्चन आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कैसे बनाया जाता है। इनमें से सारे नंबर्स का आपस में डिफरेंस लेके उसका एचसीएफ निकाल दिया जाता है हमें, और जैसे ही हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को फाइंड हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 74166564, ये हो जाएगा 2, यहाँ 5, यहाँ बचता है 3, तो ये हो जाएगा 8, एंड ये तो 0 ही हो गया 852। अगर हम लोग दूसरा और तीसरा का डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 8907 और ये हो गया 7416, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 1, ये 9, यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1। और तीसरा, थर्ड और फर्स्ट का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ये हो जाएगा 8907 और 6564, तो ये हो जाता है 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स, 852, 1491 और 2343 का हम लोगों को सिंपली एचसीएफ चाहिए होता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोगों को फाइंड हो जाएगी। आपको जानकारी होगा बहुत सारा मेथड एचसीएफ निकालने का, तो हम लोग डिफरेंस वाला मेथड ले लेते हैं। सिंपली ये 852, 1491 का हम लोगों का डिफरेंस देखते हैं। तो कितना डिफरेंस आता है फ्रेंड्स? 1491 में अगर हम लोग 852 को माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाता है ये 9, और यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है 3 और यहाँ पे हो जाता है 6। अब इसका जो डिफरेंस आया है 639, ये भी एचसीएफ हो सकता है, बशर्ते इसे एक टेस्ट से पास होना होगा कि सारे नंबर को डिवाइड कर दे। ये 9 है तो ये 2 वाला को तो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो ठीक है, सिंपली हम इसको क्या करते हैं और भी इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 3 से अगर इसको हटा दे, 3 का मल्टीपल अगर इसको ले लेते, 3 होगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब कि 213 इसका एचसीएफ हो सकता है। किसके लिए? इसे एक टेस्ट से पास होना होगा कि सारे नंबर को ये डिवाइड कर दे। तो ये 852 साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 852 से ये 4 बार में डिविजिबल होगा, और ये इससे 7 बार में डिविजिबल होगा, और ये सिंपली दिख रहा है कि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ये 11 बार से डिविजिबल होना चाहिए। आप देख पा रहे हो 213 एकम 213 हो जाता है, यहाँ 21 बचता है, और फिर से यहाँ पे 213 एकम 213, मतलब कि ये 213 से 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये 213 हमारा एचसीएफ बनता है, और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है। और x के अंकों का योग पूछा गया है फ्रेंड्स, तो सबका योग निकालते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इज इक्वल टू 8 7 5, और यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी तीनों का सम 60 और ए बी सी का रेशियो निकालना। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का ये जो 60 है ना, ये हम लोगों का काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका यूज करना ही क्यों है? क्योंकि हम लोगों को फाइनली तो निकालना है यहाँ पे रेशियो ए बी सी का। तो अगर ए बी सी का रेशियो चाहिए तो ठीक है, दोनों का जोड़ के, दो का पेयर कर करके अगर जोड़ के अगर रेशियो ये दिया हुआ है, तो अगर तीनों का हम सम निकाल लें तो तीनों का सम निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा, और सबका सम कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 5 20। तो एक बार ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 10। तो ठीक है, अगर a प्लस बी मिलकर अगर 8 यूनिट है तो आप बता ही पा रहे हो कि c कितना हो जाएगा? यहाँ पे c हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि इतना दूर जो है ये इसका वैल्यू 8 है, और c जिसमें से 2 है वही अपना राइट आंसर हो सकता है। और आप गौर से देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो c है जिसका वैल्यू यहाँ पे 2 है, यही इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि तीनों का सम यहाँ पे 10 है। आप देख पा रहे हो कि 5 और 3 8 और 2 10 है, तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके लास्ट पार्ट में किया था, हालांकि उसमें से सम वाला था, यहाँ पे डिफरेंस वाला है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एलसीएम और एचसीएफ 28 गुना है, तो जब एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, 28 गुना है मीन्स कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 28:1, और यहाँ पे एचसीएफ बोला गया है 5, तो अगर एचसीएफ 5 दे दिया है तो सिंपली इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 गुना 5। ये तो क्लियर हो गया एलसीएम और एचसीएफ। दोनों संख्याओं का अंतर 15 है। फ्रेंड्स, जब हम लोग का एचसीएफ अगर 5 है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं वो नंबर क्या होगा? 5x होगा एंड 5y होगा,
क्योंकि दोनों नंबर में 5 का होना तो जरूरी है, इसलिए हम लोग इस नंबर को 5x एंड 5y सपोज कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 15, मतलब कि 5 को अगर कॉमन कर ले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया। मीन्स कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और हम लोगों को निकालना है फ्रेंड्स इसका योगफल, योग को कॉमन कर लेंगे और x प्लस वाई का वैल्यू हमको चाहिए होगा। फ्रेंड्स इनका एलसीएम अगर हम लोग निकाल लें, क्योंकि एलसीएम का वैल्यू तो हम लोगों के पास है ऑलरेडी, तो यहां से अगर एलसीएम हम लोग निकाल लें तो ये 5x और 5y का एलसीएम कितना होता है 5x इंटू वाई। अगर 5 से 5 अगर हम लोग कैंसिल कर दे तो क्या x और y ये दोनों का प्रोडक्ट 28 नहीं होगा। ठीक है, दो चीजों को अगर इंटू कर दे तो 28 हो जाए, और दो चीजों को हम लोग उन्हीं दो चीजों को अगर माइनस कर दे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 7 और 4 पे तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, मतलब कि ये x के प्लेस पे 7 हो सकता है और y के प्लेस पे 4 हो सकता है। तो यहाँ पे 7 और 4 11 हो जाएगा, और जो हमारा आंसर बनता है फ्रेंड्स वो क्या बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर होगा 55। तो 55 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये तो प्योर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा कि किस फार्मूला का इसमें यूज हम लोग करने वाले हैं। क्या हो जाता है फार्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला यहाँ से ए प्लस बी बच जाएगा, और जो रेस्ट पार्ट होगा ये ब्रैकेट में जो आने वाला और जो नीचे ब्रैकेट में, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए प्लस बी कर लेंगे, मतलब कि इसकी 1200 यहाँ पे हो गया इंटू 1 बाय, और यहाँ पे 77 में अगर 47 चला जाता है तो ये हो जाएगा 0 और ये 3, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से चल जाएगा ये 4 इस बार में। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स उस समलम चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई निकालना हम लोग को फ्रेंड्स, जिसकी समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ तो सब कुछ दे ही दिया, आपको फॉर्मूला पता होगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हो जाता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 9.5 हो गया इंटू, और इसका हाइट, तो इसका एरिया भी दिया हुआ था, यहाँ पे रखते हैं हम लोग 57, और ये हो जाएगा 1/2, 9.5 को हम लोग लिख सकते हैं 19/2 और इंटू एच। चलिए 19 से कट जाएगा, 19 से 57, और ये हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 और 3 12, तो एच बराबर हो जाता है हमारा आंसर 12 सेंटीमीटर। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये सब इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है और इसे समतल करने में कितना लागत आएगा, 14 रुपये का खर्च है प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से परिधि अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू, और आर के प्लेस पे तो हमको वैल्यू निकालना पड़ जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 506 2 पाई आर, फॉर्मूला आपको पता होगा परिधि का। चलो 22 से इसको काट लेते हैं, 22 दूना 44, यहाँ पे आ जाता है कितना 6, 22 या 66, तो ये आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत बड़ा नंबर आ गया आर का। और इसके बाद भी हम लोग इसका एरिया भी निकालना है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्ताकार है तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, आर के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे क्या 23 × 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, और फिर से ये 23 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए 7 से 7 को कैंसिल कर दे, इस 2 को हम लोग काट देते हैं 11 से, और यहाँ पे 2 बच जाता है। इसके अलावा हम लोग को 14 से भी इंटू करना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का खर्च आता है 14, फिर ये 2 से कट जाता है यहाँ पे 7 बार में। अब हम लोगों के पास एक बड़ा सा नंबर आ जाता है 11 × 23, फिर से 23 और 7 7 को गुना कर देते हैं तो हो जाता है 49। इसको इंटू करना अपने आप में टफ टास्क हो जाएगा एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्मार्टली करके देखेंगे कि क्या ये 11 के मल्टीपल वाला से बात बन जा रहा है क्या, क्योंकि इसमें 11 है तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही। तो चलिए 11 का मल्टीपल हम लोग जरा चेक कर ले, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 8 13, 5 6 7, तो 13 और 7 में 0 वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन और 11 वाला भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये आउट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 2 5 7 और 3 10 और 8 और 2 10, चांसेस है क्योंकि ये 0 वाला कंडीशन बन जा रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल है। इसका देख ले जरा कि 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, 8 5 13 और 1 14, 14 और 5 में भी रिलेशन 11 और 0 वाला नहीं बन पा रहा है, इसका डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 2 और 8 10, 10 और 3 13, 8 आता है 5 और 2 7, तो 13 और 7 में भी वो रिलेशन नहीं बन पाएगा, मतलब कि हमारा 11 का मल्टीपल केवल ऑप्शन बी है, तो यही इसका राइट आंसर होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, डिजिटल सम, मल्टीपल अप्रोक्सीमेशन जैसी चीजों को जरूर लगाना है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन को आप करते रह जाओगे ना तो टाइम आपका बहुत चला जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन संख्याओं का औसत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में। आप देखिए कि इसे जीडी 2023 में भी पूछ लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है कि एन संख्याओं का औसत दिया है 45। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, 60%, और शेष संख्या 40%, मतलब कि 60% अलग होगा, 40% अलग होगा। अगर हम दोनों का रेशियो देख लेते, ये हो जाता है 3:2। तो कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं में 30%, 60% में क्या किया जा रहा है, इसमें से 5 ऐड कर दे रहा है। अगर 5 ऐड कर दे रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 ऐड हो गया। और उसके बाद शेष संख्या है, मतलब कि ये 40% जो यहाँ पे 2 यूनिट दिख रहा है, इसमें से 10 माइनस कर लिया गया, तो फाइनली कितना माइनस हो गया, 20। अब यहाँ पे देखिए कि ओवरऑल कितना का कमी या वृद्धि हो गया है, तो आप देख पा रहे हो कि ये 5 का तो कमी हो गया, और ये 5 की कमी जो होगा ना फ्रेंड्स, ये पांचों संख्या में होगा, 3 और 2 5। तो हर संख्या में कितना का कमी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये -1। तो अगर एक एक का कमी सभी में हो जाता है, आपको पता होगा कि औसत में वही चेंज होता है जो कि हर एक नंबर में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे एक एक का कमी हो गया, तो औसत हमारा पहले कितना था फ्रेंड्स, 45। अब उसमें से एक की कमी हो जाएगी, तो आपका जो औसत बनेगा वो हो जाएगा 44। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको 30 केजी चावल और 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 20 केजी चावल को मिला दिया जाता है और औसत निकाल देना है सबका। सिंपल क्वेश्चन है ये। 50 केजी के हिसाब से 30 केजी चावल प्लस और 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये 20 केजी चावल, टोटल यहाँ पे मात्रा कितना हो गया फ्रेंड्स, 30 और 20 50 केजी। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से ये 12 बार में चला जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 30 और ये 12 दूना 24, 30 और 24 हो जाएगा 54। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बैग में 441 धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों में अनुपात में यहाँ दिया है। तो यहाँ पे 50 पैसा ले लेते हैं और 25 पैसा और 20 पैसा, और इनका जो संख्या दिया हुआ है, संख्या, इनका संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4, 3 और 2। तो अगर हम इसका मूल्य, क्या इसका रेट होगा, इसका मूल्य क्या होगा, इसका अनुपात निकालने, 50 पैसा का अगर 4 पीस रहता है तो ये 2 रुपया होगा, 25 पैसा का अगर 3 पीस रहता है तो ये हो जाएगा 75 पैसा, और अगर ये 20 पैसा का होगा 2 पीस तो ये हो जाएगा 40 पैसा। चलिए अगर सबका हम लोग सम निकाल ले, यहाँ पे सबका सम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3 रुपया 15 पैसा, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो दिया हुआ है कितना, 441। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 441 एंड डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू, हमको निकालना क्या है यहाँ से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है यहाँ पे 3 से इंटू कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे आ जाता है 100, और जरा इसको देखिए कि 9 से कट जाता है क्या, तो 9 3 27 और 9 5 45, इसको काट देते हैं 9 से हम लोग फ्रेंड्स। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और हो जाएगा 9 9 81। तो फिर से हम लोग काट लेते हैं 5 से, 5 7 35, अब इसे हम लोग काट लेते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 7 49। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 दूना 10, 7 21 दूना 42, मतलब 420। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपया है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देखिए कि एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले का दौर ऐसा था कि ये सब क्वेश्चंस केवल एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में पूछे जाते थे। आजकल ये एसएससी जीडी में भी पूछ लिया जाता है। एसएससी जीडी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल अब बहुत अच्छा हो चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि कैसे करेंगे। पहले वस्तु पर इसको 8% का अगर प्रॉफिट हो जाता है तो 8% का मतलब कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये 8 का मतलब हो जाएगा 8 बटा अगर 100 कर दे तो ये हो जाता है कितना, 2/25। मतलब कि फर्स्ट सामान को जो है वो 25 का सामान को 27 में बेच दिया, और ये जो दूसरा सामान है इसको बेच देता है ये 15% के नुकसान पे, मतलब ये 3/20 आपको पता ही होगा। मतलब कि 20 का सामान को कितना में बेचना पड़ गया, 17 में, इसको तो नुकसान हो गया। तो यहां पे बोला है कि दोनों वस्तुओं को बेचा गया है प्रत्येक को इतना में, मतलब कि एसपी तो सेम है। अगर ये सीपी है और ये एसपी है, ये दोनों तो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए इसको 17 से इंटू कर देते हैं और इसको 27 से, सेम हो गया। इसको हम लोग 17 से इंटू कर देते हैं और इसको 27 से। तो आप देखो कि यहाँ पे कि फर्स्ट केस में कितना हो रहा है, 17-25 का सामान को 17-27 में बेचना पड़ रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 17/2 का। आप देख ही पा रहे हो, इन दोनों को अगर कॉमन निकालने तो आसान होगा ऐसे क्वेश्चन को करना।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 27 गुना 20 का सामान को 27 गुना 17 में बेचना पड़ गया, मतलब कि नुकसान हो गया कितना का, 27 गुना 3, 27 17 गुना 34 और 27 या 81, 81 का नुकसान है। तो फाइनली जो यहाँ पे नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो जा रहा है यहाँ पे आप देखोगे कि 47 का। तो 47 का यहाँ पे अगर फाइनली नुकसान हो जा रहा है, मतलब कि नुकसान वाला आंसर होगा, तो ये फायदा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ये तो आउट ही हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि 47 है, और 47 का मल्टीपल तो पक्का होगा, 47 का मल्टीपल ये तो नहीं है, 47 दूना 94 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो सकता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदा, प्रत्येक का मूल्य समान था। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर समान सीपी वाला हो, CP1 और CP2 अगर समान होता है तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, लाभ, यहाँ पे दोनों ही लाभ दिया हुआ है, तो एक में 20 का लाभ हुआ, एक में 25 का लाभ हुआ, तो ओवरऑल कितना का लाभ हो गया इसको, 45 का। कितने समान पे, 2 समान पे, मतलब कितना हो गया, 22.5 का फाइनल लाभ 2 समानों पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पे 6 कुर्सी खरीदा। ठीक है, ये तो 800 के हिसाब से 6 कुर्सी खरीद लेता है, तो 4800 रुपया लग गया होगा इसको, और 1200 रुपये में एक मेज खरीद लिया। तो 1200 मेज खरीद लिया, मतलब 6000 में सामान को टोटल खरीद लिया, और सभी कुर्सियों और मेज को 7200 बेच दी। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, 0 से 0 काट लेते हैं, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 5 का चीज को 6 में बेच दिया, मतलब कि ये 20% का लाभ हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 119 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/3 और पाई होता है, तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, इंटू और यहाँ पे r² मतलब कि 15 गुना 15 और इंटू और ये हो जाएगा 119, h हो गया ये। अगर इसे 7 से काटते हैं तो 7 से काट जाएगा, 7 एकम 7 बच गया 4, 7 7 49, 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 पंजे 15। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 22 का मल्टीपल मीन्स 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल तो कंफर्म आंसर होगा। तो जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर भी सकते हो, इससे बहुत बड़ा तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन डिजिटल सम लगा लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 11 का मल्टीपल के साथ साथ यहाँ पे 5 और 5 है, मतलब 25 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 25 का मल्टीपल ये तो नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तो 25 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन बचता है ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है। तो दोनों नंबर में अब हम लोग को बस ये देखना है कि 11 से कौन कट रहा है, जो 11 से कट रहा होगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो आप देख लो यहाँ पे कि 8 और 1 9 और 5 और 4 9, ये तो 11 से कट रहा है। क्या ये भी 11 से कट रहा है? देखिए यहाँ 8 5 13 और 5 नहीं, ये 11 से नहीं कट रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही बन सकता है। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन को बिना गुना किए आप तेजी से कर सकते हो, मल्टीपल और डिजिटल सम जैसे कॉन्सेप्ट को लगाकर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया हुआ मतलब कि 2r और उसके हाइट, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ 1.5 मतलब 3/2। तो ठीक है, ये r/h कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम लिया है तो l का जरूरत तो पड़ेगा ही, मतलब ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ पे r का निकालने का आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा कि ये l होता है और ये h होता है और ये होता है अपना r। तो यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जाएगा। तो चलिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये 480 पाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि पाई आर एल होता है, तो पाई आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3x कर लेते हैं ताकि हम लोग को मल्टीपल में प्रॉब्लम ना हो। और एल के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5x, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और ये हो जाता है 5 × 15। अब 15 से इसको हम लोग काट ले तो 15 × 45, तो 15 × 30। तो ठीक है, यहाँ पे x² का वैल्यू अगर 32 है तो ये हो जाएगा 4√2। तो जो हमारा आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो 4√2 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये दोनों हो सकता है कभी? ऑप्शन नंबर ए और सी तो ऐसे ही आउट हो गया। 4√2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये √2 तो ठीक है, लेकिन 4 का मल्टीपल तो केवल यही है। ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता। हम लोगों को यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का जरूरत भी नहीं है, आप देख भी सकते हो। वैसे यहाँ पे 5 चौक 20 दिख ही रहा है, 20√2 यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन अंकित मूल्य से 14% की छूट पे देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो यहाँ 14% छूट दिया और फिर से एक 10% का छूट दिया। तो ठीक है, हम लोग इसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं कि 14 + 10 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14 × 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 14 10 हो गया, यहाँ पे 24 में 1.4 को अगर हम लोग माइनस कर दे तो 2 को माइनस कर देते, यहाँ हो जाएगा 22.6। तो इतना % का छूट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 23 हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 77.4 का इसका फाइनल छूट दे दिया। और इस छूट के बाद भी अंतिम विक्रय मूल्य कितना में बेच दिया, ये सामान इतना में बिक गया, इसका सामान तो 3483 में बिक गया। तो एक का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसका एक का वैल्यू हो जाएगा 3483 एंड डिवाइडेड बाय 77.4। और हम लोगों को निकालना है क्या, अंकित मूल्य, मतलब ये 100% का वैल्यू चाहिए होगा हमको।
तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालते हैं। डिजिटल सम का थोड़ा जरूर प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये 7 7 14 है, 14 4 18, 18 मतलब 9 से कट रहा है, मतलब एक बार इसको 9 से हम लोग को डिवाइड पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 8 72, बच गया 5, 9 6 54, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 3 27, और यहाँ बचता है 7, 9 8 72 और 9 से 63। यहाँ पे 814 हो गया, 14 मतलब 5 मतलब 2, 2 से इंटू हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि 8 7 15, 15 3 18, मतलब 9 का मल्टीपल तो पक्का होगा ना, मतलब कि इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और 9 इसका डिजिटल सम आपको दिख ही रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में है, और डी इज द राइट आंसर ही होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में परिपक्वता राशि, मतलब इसका अमाउंट दिया हुआ है 4800 रुपया, तो 2 साल में, तो अगर 10% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल में 20% हो गया, और उसका अमाउंट हो जाएगा 120। तो यहाँ पर 120% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4800 रुपये। हमको निकालना है यहाँ निवेश की गई राशि, मतलब उसका प्रिंसिपल चाहिए। तो सिंपली इसको हम लोग 12 से काट लेते हैं, 12 चौके 48 हो गया, ये 400, 10% का मतलब 400 है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4000। एक निश्चित धनराशि में 5% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया हुआ था। अंतर के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि डी बराबर होता है ये PR² डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला है, पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू P, और R यहाँ पे दिया हुआ 5, 5 का मतलब यहाँ पे 25 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 0 0 एंड 0, 25 से 25 कट गया, और P बराबर यहाँ दिख ही रहा है कि 10,000 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलना शंकु के आधार की त्रिज्या इतना दिया हुआ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो अगर हम लोग सिलेंडर को इधर ले लें, कोन को इधर ले लें, तो इसका आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। अब यहाँ देखो कि इसका आर अलग है, इसका एच अलग है, इसका हम लोग 2 और इसका 2 सपोज करते हैं, क्योंकि ये दोनों आर और एच अलग अलग है। ये दोनों का रेशियो चाहिए हमको। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और ये R1 का स्क्वायर कर ले तो यहाँ पे हो जाता है क्या, R1 हो जाएगा बेलन के लिए 16, तो ये 16 हो गया, और इंटू H1 हो जाएगा इसके लिए 1। तो 16 है, मतलब कि 16 का मल्टीपल यहाँ पे 4 ही हो सकता है, या फिर यहाँ पे 8 वाला हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं कि यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 3 9, 1/3 है, यहाँ पे 3 3 9 है, मतलब ये 3 से तो कट ही रहा होगा निश्चित है। तो हमारा जो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। हालांकि इसमें से लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे 2 अगर हम लोग इंटू कर दें तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 8:3 राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजू एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है और 450 रुपए अधिक कीमत पे बेच देता। आप देखो कि 100% अगर उसका कीमत रहा होगा तो उसको बेच देता है कितना में, 80 में बेच दिया, 80% में, और उसे 450 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। मीन्स उसे कितना में बेचना पड़ता है, 125 में। तो यहां से यहां आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 20 नुकसान में था और यहाँ 25 फायदे में है, तो कितना हो गया, यहाँ से 45 का डिफरेंस हो गया, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस कितना, 450 रुपया अधिक में बेचता। तो एक का मतलब 10 हो गया, तो यहाँ पे निकालना क्या है, उसका मूल विक्रय मूल्य क्या है, मूल विक्रय मूल्य मतलब हमको 80 का वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 800। सिंपल है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है, उसे 8 दिन में पूरा कर दिया गया। कार्य में शुरुआत में 5 और पुरुष शामिल हो गए थे। 5 पुरुषों को शामिल होने से पहले पुरुषों की संख्या क्या है, सपोज कर लेते हैं कि अगर 10 दिन में किया होगा तो x पुरुष किया होगा अगर 10 दिन में, तो बाद में कितना पुरुष उसमें और ऐड हो गया, 5 लोग, तो यहाँ से x + 5 पुरुष और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे काम को कितना दिन में कर लिया जाता है, 8 दिन में। तो चलिए इसको 2 से हम लोग कैंसिल कर ले, तो हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, हो जाएगा 5x, और यहाँ इंटू करेंगे तो 4x, तो यहाँ x बराबर हो जाता है 5 को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा 20 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक्सप्रेस ट्रेन 120 किलोमीटर की औसत गति से यात्रा करती है। अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ ये 120 की रफ्तार से यात्रा करती है, 120 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए रुकती है। हर एक 80 किलोमीटर जब जाता है 4 मिनट रुक गया। और आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर की दूरी, अगर ये 720 किलोमीटर की दूरी डायरेक्ट तय कर रहा होता है फ्रेंड्स, तो आपको कितना समय लग रहा होता है, 720 डिवाइडेड बाय इसका स्पीड, तो यहाँ से इसको आ जाएगा 12 × 72, मतलब कि 6 घंटा तो लग ही जाता। लेकिन 6 घंटा तो लग ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये और ये हमारा तो ऐसे ही आउट हो जाता है। अब हम लोग इन दोनों ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि 6 घंटा 32 मिनट या 7 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अगर ये 720 किलोमीटर जा रहा है और अगर 80 के हिसाब से इसको हम लोग देखें तो कितना स्टॉप्स हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 8 9 72, ये मतलब कि यहाँ पे 9 स्टॉप्स होगा। लेकिन 9वां स्टॉप तो यहाँ पहुंच ही चुका होगा, तो यहाँ पे क्यों रुकने का बात है, यहाँ तो पहुंच ही गया, मतलब कि फाइनली इसको केवल 8 स्टॉप्स लेना होगा।
तो अगर 8 स्टॉपेज होता है और प्रत्येक स्टॉपेज इसका 4 मिनट का है तो टोटल कितना मिनट का हो जाएगा, 32 मिनट का। तो जो आपका आंसर होगा वो 6 घंटा और 32 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का परिमाप 64 है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 16 चौक 64, 16 हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल से 16 कम है। अगर वर्ग का भुजा अगर 16 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 256। और इसका जो और एक आयत का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल का कितना 16 कम है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये से 16 कम है। तो अगर इसमें से 16 अगर हम लोग माइनस कर दे तो हो जाता है 240। तो 240 इसका क्या है फ्रेंड्स, इसका एरिया है इस आयत का जो नए वाला आयत है। और उसकी लंबाई, तो फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ से लंबाई 20 दिया तो चौड़ाई तो आसानी से निकल जाएगा, ये 240 है तो इसको काट लेते हैं 0 से, ये हो जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो आंसर यहाँ पे आपको 12 नहीं देना है, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आयत का परिमाप दिया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब आपके साथ हो सकता है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपका 12 आंसर आएगा, 12 टिक कर दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और तो यहाँ आयत का परिमाप निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल तो यहाँ 20 था और बी हम लोगों ने 12 निकाला है तो 20 12 32 हो जाता है। तो ये 32 दूना यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 64। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान लंबाई की दो ट्रेन है, ए बी समांतर पटरी पर चल रही है एक ही दिशा में। जब एक दिशा में चल रहा होता है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है फ्रेंड्स वो कितना आ रहा होता है, इन दोनों का डिफरेंस 64.8 को हम लोग 50.4 से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हो जाता है कितना, 4 4 और ये 1, 14.4। ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार कर जाती है। टाइमिंग कितना लग रहा है, 1 मिनट। डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स, दोनों ट्रेन की लंबाई अगर x मान लेते हैं, दोनों ट्रेन का लंबाई x है तो ये 2x और डिस्टेंस को हमको ट्रैवल करवाना है। स्पीड कितना है 14.4 और इसको हमको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इंटू करना होगा और इंटू और टाइमिंग क्या लग रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। चलिए इसको हम लोग काट लेते हैं, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाता है, 6 18 और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 8 24, 2 से इसको काट लेते हैं तो हो जाएगा 24 और 24 बचे 120। तो x मतलब हो गया क्या, यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है और नदी की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत जाना है 6 किलोमीटर। अच्छा 6 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत मतलब 12 में से 2 चला गया 10 की स्पीड से हमको निकालना है आंसर मिनट में। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है 60 से इंटू कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया मतलब 36 मिनट का समय लेगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 100 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऊर्ध्वाधर भरे हुए पानी में डूबी हुई है। तो एक बेलन हम लोग बना लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेते हैं। इस सिलेंडर में क्या हो रहा है कि इस बॉल को डाल दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे गोला को डाल दिया गया और इस गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 3 है, 3 इसका त्रिज्या है और इस वाले बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 5, इसका त्रिज्या 5 दिया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें से कुछ पानी इसमें से पूरी तरीके से डूबा हुआ है या पानी डूबा हुआ है। अब बताओ कि बेलन का जो आकार होगा वो पानी उसमें से बेलन के आकार का ही तो उठेगा क्योंकि आकार वहां पे बेलन का है। तो इसका जो आयतन होगा इसका बराबर ये गोला का आयतन के बराबर होगा, ये दोनों का आयतन तो सेम होगा। तो ठीक है इसका एरिया निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 इंटू और इसका h पता नहीं है कि कितना h ये उठा, इसका हाइट कितना उठा ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे h इंटू कर लेते हैं इज इक्वल टू गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यहाँ से आर का हो जाएगा कितना 27। तो यहाँ से इसको हम लोग पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, सब 3 से काट लेते हैं 3 9 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9 और 4 36 डिवाइडेड बाय 25। आपको दिख रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन 1.75 नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 11 ही बचता है, 25 चौके 100 ही बचेगा क्योंकि 25 से कम 25 बच गया 11, तो 25 चौके 100 तक जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने एसएससी जीडी के चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन करके जाए, आपके एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प साबित होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो। आपको हमारे सीरीज अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।